नेशन और फेडरेशन। इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे। इस पे क्वेश्चन आईएएस में कैसे आते हैं, पीसीएस में कैसे आते हैं, एसएससी में कैसे आते हैं और दिल्ली पुलिस में कैसे आते हैं। देखिए टॉपिक एक है लेकिन तरीका अलग है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो वो क्वेश्चन चाहे बेसिक लेवल पे आए, अपर लेवल पे आए और चाहे जैसे घुमा के आए, हम यहाँ पे ये भी देखेंगे असर्शन और रीजन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। असर्शन और रीजन जो एक रीजनिंग का टॉपिक आप पढ़ेंगे और उस रीजनिंग के टॉपिक के नेचर को उठाए और यहाँ के नेचर को इन्होंने पकड़ा और दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया। ये क्वेश्चन करने के लिए इस पे भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए और इसके कॉन्सेप्ट के साथ आपका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है तभी कर पाएंगे। हम देखेंगे, ठीक। पहले कॉन्सेप्ट देख लेना, कोफेडरेशन, फेडरेशन और फिर इसके बाद यूनिटी। कोफेडरेशन का मतलब सेंटर और ये स्टेट यानी प्रोविंस, ये मिलके अपने कुछ राइट इनको देते हैं। यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडरी पावर किसके पास होती है? स्टेट के पास। अवशिष्ट शक्तियां रेजिडरी पावर प्रोविंस के पास, सेंटर के पास नहीं। दूसरी चीज यहां पे क्या होता है, स्टेट सेंटर से अलग हो सकता है। क्या हो सकता है? मतलब समझौते में ये बात ली गई कि हम जब भी चाहेंगे आपसे अलग हो सकते हैं और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। ध्यान रखिएगा दोनों चीजें। ऐसे संबंध कभी चल नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। ये जो संबंध हैं, देखो ऐसे संबंध तब चलते हैं जब सेंटर और स्टेट दोनों की शक्तियां बराबर हो। सेंटर की शक्तियां यहां पे हमेशा कमजोर होंगी क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां इनके पास हैं ही नहीं। ये बात समझ पा रहे? तो अवशिष्ट शक्तियां इनके पास नहीं है और अलग होने का अधिकार भी अगर हमने दे दिया स्टेट को या प्रोविंस को, फिर ऐसे राज्य कभी चलने वाले हैं ही नहीं। अमेरिका ने ये गलती की थी। अमेरिका भी बंटने वाला था, अमेरिका भी अलग होने वाला था, वहां भी गृह युद्ध की स्थिति आ ही गई थी। लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए को फेडरेशन को फेडरेशन की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया और इसीलिए अमेरिका जो इतना ताकतवर दिखता है वो इसीलिए बच गया। नहीं तो अमेरिका के कम से कम 50 टुकड़े हो गए होते और जिसके टुकड़े हुए वो कमजोर हुआ। भूतपूर्व सोवियत संघ का टुकड़ा हो गया, कमजोर हो गया, नहीं तो उसकी तो बराबरी करने वाला कोई था ही नहीं। ये बात समझ में। यहां पे क्या होगा देखिएगा, दूसरी चीज, यहां स्टेट है और यहां सेंटर है। अवशिष्ट शक्तियां रेजिडरी पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। यहां ये अलग भी हो सकते हैं। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा होगा तो वो बंटवारा लिखा जाएगा। तो एक यहां पे इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी होगी। इसी को बोल सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तभी तो संविधान की व्याख्या स्वतंत्र होकर कर पाएगी, नहीं तो कर कहां पाएगी। ये बात समझ में आ गई? ये चीज अब ध्यान रखिएगा कि कोफेडरेशन में कभी पूछा जाए कि संविधान यहां लिखित होगा कि नहीं होगा, होगा।
फिर यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका होगी कि नहीं होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी यहाँ पे। फिर पूछा जाए कि रेजिडुअरी पावर या अवशिष्ट शक्तियां सेंटर में होती हैं या स्टेट में, तो स्टेट में होती हैं। ये सब क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद ये हो सकता है क्वेश्चन ये आए, स्टेट यहाँ सेंटर से अलग हो सकते हैं कि नहीं, अलग हो सकते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अगली बात जानना है कोफेडरेशन की स्थिति कहां पे आएगी। देखो यहां पे जहां पे ज्यादा विविधता होगी वहां पे ही ऐसा होगा। देखो छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे देश या ये छोटे छोटे परिवार हैं, परिवार क्यों अलग होते हैं? जब इनकी विविधता का सम्मान नहीं होता तभी घरों में बंटवारा होता है। ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। घरों में यदि विविधता का सम्मान नहीं होता है, विविध विचारों का सम्मान नहीं होता है, तभी बंटवारा होता है। ऐसा है कि नहीं? देखो सिंपल समझना है। तो यहां पे विविधता ज्यादा होगी, लोग कम होंगे और एरिया कम होगा तो विविधता कम होगी। जैसे 50 गज का मकान है, यहां पे कोई बहुत विविध है, कर लो बंटवारा, क्या बंटवारा करेंगे इसमें? है ही नहीं, एक कमरे में क्या बंटवारा करेंगे, कोई नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये चीज मतलब ये बड़े इलाके होते हैं, विविधता ज्यादा होती है। इस पे क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के स्तर पे कभी मान लो आपसे पूछा जाए तो ये बता देना, ठीक है। क्योंकि अगर भारत में 500 से ज्यादा लगभग 600 देशी रियासतें थी तो इसका मतलब 600 राजा थे। 600 राजा तभी बने जब वहां पे इतनी प्रकार की विविधता होगी, ठीक है ना। आइए फेडरेशन में देखिएगा, सेंटर है मतलब केंद्र, और क्या है स्टेट, जिसे आप राज्य बोल सकते हैं या प्रोविंस बोल सकते हैं। सारी चीजें इसकी सेम है, बस एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? कि ये स्टेट इससे अलग नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? अलग नहीं हो सकते। स्टेट के पास रेजिडुअरी पावर है, अवशिष्ट शक्ति, ठीक है ना। अब यहां पे कुछ भी कर लें तो अलग तो हो नहीं पाएंगे। अब यहां आप सब बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन होगा कि अनरिटेन होगा? संविधान लिखित कि अलिखित? लिखित होगा। क्यों? क्योंकि शक्तियों का बंटवारा होगा। शक्तियों का बंटवारा वैध तभी माना जाएगा जब संविधान में लिखा होगा। तो संविधान क्या होगा? लिखित, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ देखिएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ यहां पे जुडिशरी कैसी होगी? इंडिपेंडेंट। क्या होगी? इंडिपेंडेंट। भारत में इसीलिए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। उसे कौन सा दिवस कहते हैं? भारत में 2 दिन आते हैं, हिंदी में आप एक को बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस और दूसरे को बोलते हैं गणतंत्रता दिवस। जो स्वतंत्रता दिवस होता है उसे आप क्या बोलते हैं? 15 अगस्त तो बोलते हैं, उसका इंग्लिश में क्या नाम लेंगे? उस दिन स्वतंत्र हुए थे। पहले हम दूसरे पर डिपेंड थे, अब क्या हो गए? अब इंडिपेंडेंट हो गए। तो स्वतंत्रता दिवस ऐसे जोड़ना है, ठीक है ना। और फिर रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसे हम देखेंगे क्यों बोलते हैं। तो लिखित, जुडिशरी, इंडिपेंडेंट। एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहां पे सिटीजनशिप डुअल होगी, 2 सिटीजनशिप होगी, एक राज्य की होगी, एक केंद्र की होगी। क्या होगी? डुअल सिटीजनशिप। ये समझ रहे हैं? डुअल सिटीजनशिप, एक स्टेट की, राज्य की, और दूसरा केंद्र की। तो अमेरिका में सिटीजनशिप कैसी है? डुअल है, दोहरी नागरिकता है, राज्य के अलग और केंद्र के अलग।
आप अमेरिका के नागरिक हैं और अमेरिका में किस राज्य के नागरिक हैं, ये दोनों अलग अलग है। समझ में आया? तो अमेरिका में दो नागरिकता होती है, एक राज्य की और स्टेट की। दूसरी चीज और जानना है यहाँ पे, राज्यों के लिए अलग जुडिशरी होती है जो राज्य के लिए काम करती है, और सेंटर के लिए फेडरल कोर्ट होता है जो सेंटर का काम करता है। केंद्र के मामलों को देखने के लिए फेडरल कोर्ट होता है और प्रोविंस के मामलों को देखने के लिए वहां स्टेट के स्तर पे कोर्ट होता है। ये समझ पा रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत? यहां भी ऐसा होगा कि नहीं? ऐसा होगा। अब इस टाइप के राज्य बचे तो नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट उसी से यहां भी होगा। देखिएगा, यहां की गलतियों को सुधारा कहां गया? यहां सुधारा गया। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता अच्छी चीज है, लेकिन स्वतंत्रता की एक सीमा है। उससे ज्यादा स्वतंत्रता अगर आप दे देंगे तो चल ही नहीं पाएगा। न घर चल पाएगा, न व्यक्ति चल पाएगा, न रिश्ता चल पाएगा। व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र कर दे, जब सोना है जब सोऊंगा, जब जगना है जब जगूंगा, जब पढ़ना है जब पढ़ूंगा। अगर इतनी स्वतंत्रता मैं स्वयं को दे दूं या आप स्वयं को दे दें, तो आप सोचिए कोई काम कर पाएंगे? खुद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको खुद किसी न किसी लेवल पे अपनी स्वतंत्रता को सीमित करनी होती है। और जब उस स्वतंत्रता को एक स्तर तक सीमित करते हैं, तभी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। समझ पाए? नहीं। आइए देखिए, डुअल सिटीजनशिप, अवशिष्ट शक्तियां स्टेट के पास, लिखित संविधान, और यहां स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र के लिए अलग न्यायपालिका और राज्य के लिए अलग न्यायपालिका। इसीलिए अमेरिका में देखेंगे बहुत सारे राज्यों के लिए अलग न्यायपालिका है, तो राज्यों का अलग संविधान भी होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, राज्यों का अलग संविधान होगा, केंद्र का अलग संविधान होगा। अमेरिका में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे फांसी दी जाती है। मतलब फांसी दी जाने का मतलब यह है कि वहां के कानून बहुत कठोर हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं। तो जब भी अमेरिकन गवर्नमेंट किसी को पकड़ती है, किसी आतंकवादी को पकड़ती है, तो वो उसी राज्य में रखती है जहां पे उस राज्य में कानून व्यवस्था या वहां के स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिसके द्वारा हम इस पे एक कड़ी निगरानी या कड़े कानून के द्वारा इसको हम एक कड़ी सजा दे सकते हैं। क्योंकि हर स्टेट में कानून भी अलग अलग होगा, क्योंकि राज्यों का संविधान अलग है, तो स्टेट के स्तर पर भी अलग अलग परिस्थितियां होंगी। बस समझ में आ रहा है? इसीलिए अब जब कभी आप न्यूज पढ़ो और अमेरिकन गवर्नमेंट अगर किसी आतंकवादी या किसी व्यक्ति को अगर उसने अरेस्ट किया है, तो उस न्यूज में काम की चीज ये है कि किस स्टेट में रख रही है। ध्यान रखिएगा, अब जिस स्टेट में रख रही है, क्वेश्चन जब भी बनेगा तो वहां से क्वेश्चन सेटर वहां से एक डायरेक्शन लेगा, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। राज्यों का अलग संविधान है, अलग संविधान है, तो हर जगह कुछ न कुछ अंतर पाया जाएगा। कोई अपने राज्य के लिए कठोर कानून बनाएगा, कोई अपने राज्य के लिए थोड़ा सा हल्का कानून बनाएगा। तो जहां पे कठोर कानून होगा, ये सेंटर की गवर्नमेंट है, तो ये उस व्यक्ति को वहां पे भेजेगी या दूसरे स्टेट में भेजेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये समझ पाया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? दूसरी चीज ये देखिए, यहां पे विविधता होगी कि नहीं? इतने राज्य हैं तो यहां पे विविधता होगी। इसीलिए अमेरिका के स्तर पर भी जितने भी राज्य इस समय शायद राज्यों की संख्या 50 के करीब आ गई है, तो 50 के करीब जो राज्य है वहां पे विविधता भी उसी स्तर की, और सभी राज्यों का विकास एक स्तर से हो नहीं पाया है। वहां भी ऐसा है जैसे हमारे यहाँ है, लेकिन वहां पे ऊपर तो है ही, हमसे काफी ज्यादा ऊपर है। वहां के सभी राज्यों की मानसिकता एक जैसी नहीं, इसीलिए कभी देखते होंगे कहीं पे रिपब्लिकन पार्टी अधिक वोट पा रही है और कहीं पे डेमोक्रेटिक पार्टी अधिक वोट पा रही है। तो ये चीजें, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहां पे बता दूं कि ये जो सेंटर के पास अवशिष्ट शक्तियां है तो नहीं, यहां पे सेंटर कमजोर होता है, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि हर जगह केंद्र ने अपने आप को ताकतवर बना लिया है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि राज्यों के स्तर पे गवर्नर होते हैं।
इसीलिए अमेरिका का राष्ट्रपति अगर इतना ताकतवर है तो इसका मतलब सेंटर ताकतवर है, ध्यान रखना है। इसका मतलब व्यवहारिक स्थिति ये है कि केंद्र धीरे धीरे पिछले दरवाजे से अपने आप को ताकतवर बना चुका है। अवशिष्ट शक्तियां डायरेक्ट भले ना दिखें लेकिन इनडायरेक्ट में, ये बात समझ में आ रही है? इसे हमें एकदम ध्यान से समझना इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो अमेरिका का राष्ट्रपति ताकतवर ना होता बल्कि वहां के राज्यों के गवर्नर ताकतवर होते। समझ में ये चीज, इसे मिटा दें या लिखना है? लिखना है। बस इसको आप इतना समझिए कि क्वेश्चन आएगा तो आप खुद ही करेंगे। इसके बाद क्या देखना है? यूनिटी। हाँ, दोनों राज्य की अलग और सेंटर की अलग। अब सेंटर की सिटीजनशिप लेके बैठे हैं, यहां तो राज्य एकदम मतलब अलग हो रहे हैं, राज्य यहाँ पे अलग हो गए तो किधर जाएंगे? केंद्र तो है ही नहीं, टूट गया, तो कहां जाएंगे? तो किसी न किसी तरफ राज्य की से। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है, राज्य और केंद्र के मध्य में, राज्य और केंद्र के साथ एक समझौता होता है। ये समझौते का परिणाम है, ये भी समझौते का परिणाम है, ठीक है ना? रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज कोफेडरेशन एंड फेडरेशन, बट यूनिटरी इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। भारत की स्थिति क्या है? भारत के बारे में भी जब पूछा गया अंबेडकर से, तो अंबेडकर ने कहा कि इंडिया इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। भारत देश किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसीलिए हमने वहां पे लिखा यूनियन ऑफ इंडिया, यूनिटरी। तो अभी हम इसके बारे में समझेंगे, फिर हम इंडिया की कंडीशन समझते हैं। देखो, भारत के संविधान सभा में बैठने वाले लोग कितने दिमागदार थे और कितनी पवित्र मानसिकता से बैठे हुए थे, उसको समझना है तो यहां पे देखिए। राज्यों को अधिकार भी देना चाहते थे पहले हम ये। अच्छा, एक चीज और देखिए, यूनिटरी सिस्टम कहां पे लागू है? यूनिटरी सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है आपका इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड है। और यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या चीज है? इंग्लैंड में ई आता है ना, यहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। हो सकता है लेकिन जनरली नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हमें अधिकार किसी दूसरे को देना ही नहीं है तो फिर हमें संविधान की जरूरत क्या? ये बात समझ में है? जैसे हम घर में हैं, हमें अपने घर में बच्चों को अलग अधिकार देना ही नहीं, अलग जिम्मेदारी देना ही नहीं, फिर कौन सा संविधान? सब करना हम ही को है तो ठीक है, हम जो बोलेंगे होगा। ये बात समझ में? तो यहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और यूनिटरी का बेस्ट एग्जांपल है इंग्लैंड। तो क्वेश्चन दो आते हैं कि यूनिटरी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हो सकता है ये सही है, नहीं हो सकता है ये गलत है। नहीं है, यहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं होती है, ये सही है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, ये गलत है। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई। हमें साइकिल की जरूरत नहीं है, मैं साइकिल नहीं चलाता हूं तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं साइकिल ना खरीदूं। मेरी मर्जी है, खरीदना चाहूं तो खरीद सकता हूं, जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं खरीदा हूं। ये चीज मतलब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटन रख सकते हैं लेकिन इन्होंने रखा नहीं है, ये चीज ठीक है ना। तो यूनिटरी सिस्टम में ये पाया जाता है कि जनरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है और इसका बेस्ट एग्जांपल इंग्लैंड है। यहां पे विविधता, डाइवर्सिटी बहुत कम होती है।
विविधता, क्योंकि डाइवर्सिटी जब कम होगी तभी तो यूनिटरी होगी। छोटा देश है, ब्रिटेन की स्थिति की यहां देखो, सेंटर है, सेंटर ही यहां पे सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, सेंटर ही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। यहां पे देखिएगा, तो सेंटर ही है तो रेजिडुअरी पावर किसके पास होगा? सेंटर के पास, सारी की सारी शक्तियां सेंटर में। यहां की न्यायपालिका भी, अच्छा एक चीज और देखिए, जब यहां पे संविधान रिटन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, तो यहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका होगी? नहीं होगी, होगी नहीं। क्यों होगी? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, तो यहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी। नॉट इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? फिर देखिएगा, इंग्लैंड की संसद के बारे में कहा जाता है ये ऐसी संसद है जो केवल आदमी को औरत नहीं बना सकती और औरत को आदमी नहीं बना सकती, बाकी सारे कार्य कर सकती है। तो संसद की ताकत का अंदाजा इससे लगा। ये समझ में आया? इसीलिए वहां पे राष्ट्रपति के पास, वहां राष्ट्रपति के रूप में क्राउन को रखा जाता है और क्राउन के पास कोई अधिकार होता नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है, वीटो पावर यूज कर सकता है, एक बार वो लौटा सकता है, कोई बहाना बना सकता है, लेकिन यहां कोई ताकत नहीं है। हम देंगे प्रिंस बन के घूमो, लेकिन प्रिंस का यहां पे कोई वो है नहीं। अब इनकी अपनी मान्यता है, बना के रखे हुए हैं। दूसरी चीज यहां पे ये भी जानना है कि ये जो यूनिटरी सिस्टम है, यहां पे जब इन्हें आवश्यकता पड़ती है तो ये राज्य बना भी देते हैं और राज्य को तोड़ भी देते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य ये बना भी सकते हैं और राज्य ये तोड़ भी सकते हैं। जब मन हुआ राज्य बना दिए, जब मन हुआ राज्यों को खत्म कर दिए, जब मन हुआ राज्यों को शक्तियां दे दिए, जब मन हुआ राज्यों से शक्तियां छीन ली। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां पे विविधता बहुत ज्यादा नहीं होगी। यहां पे एरिया छोटा होगा। क्या छोटा होगा? एरिया, क्षेत्रफल। कहते हैं नहीं, ब्रिटेन एक छोटा सा देश और कब्जा पूरे विश्व पर। समझ में आया? तो यही चीज ब्रिटेन से एक चीज तो सोचना है कि जनसंख्या वृद्धि के द्वारा कोई ताकतवर आज तक बना नहीं है। कोई बना है? देखो छोटी सी जनसंख्या, लेकिन इसने अपनी जनसंख्या को इतना मैच्योर किया, इतना बेहतर बनाया कि वही सामान्य सी जनसंख्या आज पूरे विश्व में राज्य करके चली आई। मतलब अंबानी और अडानी के पास एक ही तो बेटे हैं, ऐसा नहीं 6-7 पूरा दर्जन के दर्जन है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन वही एक, देखो कितना बिजनेस अपना एक्सपेंड कर लिया, तो खुद तो कर नहीं रहा होगा, लेकिन मैच्योर करके इस स्तर पे बना दिया, या जो भी लोग हैं बड़े। तो ठीक है, यहां पे हमें एक चीज और देखना है। यूनिटरी में हमने ये देखा, अब हमें भारत की कंडीशन देखनी है। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे न्यायपालिका पहले बहुत कमजोर थी, लेकिन अब धीरे धीरे न्यायपालिका को शक्तियां दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ की न्यायपालिका हमेशा संसद की तुलना में कमजोर रहेगी। भारत की न्यायपालिका, अच्छा एक चीज और देखो, ये ध्यान से समझना है, यूनिटरी सिस्टम में संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी। इन अ यूनिटरी सिस्टम देयर इज नो द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी। यहां संविधान सबसे ऊपर नहीं होगा, यहां संसद सबसे ऊपर होगा। क्योंकि संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा बैठी ही नहीं, तो फिर कैसे संविधान की सर्वोच्चता? इसका मतलब ये नहीं है कि कानून का शासन नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता नहीं। आइए, फेडरेशन और कोफेडरेशन में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और उसी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए क्या होगी? एक
इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। इसीलिए हमारी संसद जब कानून बनाती है और जब न्यायपालिका व्याख्या करती है तो वो कहती है ये जो कानून है या कानून का ये जो क्लाज है ये संविधान की आत्मा के विरुद्ध है या संविधान सभा में बैठने वाले लोगों की सोच के विरुद्ध है। ये बात समझ में है। इसीलिए सरकारें जब कानून बनाती हैं तो बहुत सोच समझ के बनाती हैं। और संविधान से खेलने वाली अगर कोई महिला या कोई प्रधानमंत्री भारत में अगर जन्म लिया है तो उसमें एक इंदिरा गांधी है। इन्होंने संविधान से ऐसे ही खेला जैसे कोई फुटबॉल से खेल रहा हो। लेकिन धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे कुछ एक दो जज ऐसे आए थे जो इंदिरा गांधी का ही कहना इधर उधर से मान रहे थे, लेकिन फिर अंत में संविधान की ही जीत हुई। जो इन्होंने गलत किया था उसके स्तर पे संविधान ने नकार दिया कि ये चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, तो भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्च। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री यदि वो पूजा पाठ करें ठीक है, लेकिन कभी ये नहीं बोल सकते, हिंदू राज्य की बात कभी प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री बोल दें ठीक है, प्रधानमंत्री कभी ये नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेंगे तो संविधान की सर्वोच्चता है, यहां पे बात जाएगी सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री बहुत सोच समझ के बोलते हैं और मुख्यमंत्री और छोटे मोटे नेता जो भी मन हुआ अपना बोलते रहते हैं। आप ये देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस राजनीतिक स्तर पे वो सोच या वो विचार नहीं रखते, लेकिन पद के स्तर पे वो अपनी बातों को उस तरीके से नहीं रख सकते। ये बात समझ पा रहे हैं? भारत की कंडीशन देखेंगे। इंडिया एक प्रोफेसर हुए केसी वेयर करके प्रोफेसर थे और इंग्लैंड के ही थे। उन्होंने कहा कि भारत दरअसल ये ना तो फेडरल में दिख रहा है और ना यूनिटरी में दिख रहा है। एक चीज ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट में जो हमारी कंडीशन है, विश्व व्यवस्था में जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, उनकी दो ही कैटेगरी इस समय बची हुई है, या तो वो फेडरेशन में है, फेडरल, या फिर यूनिटरी में है। इंडिया मध्यम मार्गी है। देखो, भारत की विदेश नीति भी मध्यम मार्गी चलती है। इसीलिए जब कभी इंटरव्यू में कभी सवाल आपसे पूछा जाए या कहीं आप अपने विचारों को रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, क्रांतिकारी विचार अपने नहीं रखना है। जहां पे आपने क्रांतिकारी विचारों को रखा तहां पे ये तुरंत पता चल जाता है कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि हमारा देश क्रांति से ना तो आजाद हुआ है और ना ही क्रांति के द्वारा हम कोई सुधार कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे विविधता होती है वहां पे बीच का रास्ता ही सर्वोच्च होता है। गौतम बुद्ध इसीलिए सबसे ज्यादा सफल हुए क्योंकि इन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया और भारत की पूरी विदेश नीति बुद्ध पर टिकी हुई है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी अगर अमेरिका में जाते हैं और अगर वो यूएन या किसी और संस्था में बात करते हैं कि भारत युद्ध से नहीं बुद्ध से बना हुआ है, तो इसका मतलब वो अपनी मानसिकता का प्रचार करते हैं, भारत देश की मानसिकता का प्रचार करते हैं कि भारत के नेचर में युद्ध लिखा ही नहीं है। हम तो बुद्ध के वंशज हैं, हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन शांति को बनाए रखने के लिए फिर अशोक का मार्ग भी है। अशोक का नाम आप सबने सुना है? अशोक क्या थे? अशोक शांति का पैगाम, शांति की बात करते थे, लेकिन ये शांति बनी रहे इसलिए यहां ताकत भी रखते थे। ताकत का प्रयोग शांति के लिए करना। एक व्यवहार में आप सोचिएगा, शांति बनी कैसे रहेगी? कोई कमजोर व्यक्ति शांति की संरचना रख सकता है? ध्यान रखिएगा।
आप अपने मोहल्ले में, आप टिकरी गांव में प्रधान आपको बना दिया जाए या कोई भी पद दे दिया जाए, अब आप बहुत कमजोर हैं, बाकी लोग ताकतवर हैं, तो क्या आप उस टिकरी गांव में शांति बना के रख सकते हैं? रख ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे हम आपकी बात नहीं मानते। लेकिन आपके पास एक तरफ ये ताकत है, इसको ये पता है कि अगर मैं कुछ भी बोला तो मेरे को उठवा लेगा, या मैं दिखाई तो नहीं दूंगा, और फिर आप शांति की बात करें। देखो, मानसिक पवित्रता होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग है और यहां पे ताकत है। तो अब अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ये इस अच्छे कार्य को कोई मना नहीं कर पाएगा, सब कहेंगे नहीं भाई शांति होनी चाहिए। जो सबसे बड़ा गुंडा है उसके पास, अरे नहीं साहब शांति होनी चाहिए, मैंने सब छोड़ दिया। पहले जो बंदूक लेके घूमता था वो गुलाब का फूल लेके घूमता है रास्ते में, नहीं तो पहले भाई अंगुलीमाल जैसा डाकू वाल्मीकि बन गया। गौतम बुद्ध को लोग बोलते हैं कि गौतम बुद्ध मध्यम मार्गी थे, लेकिन गौतम बुद्ध राजा थे। गौतम बुद्ध के पास कूटनीतिक क्षमता थी, अपने धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे राजाओं को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, ध्यान रखिएगा। तो गौतम बुद्ध अगर चल रहे हैं शांति का प्रचार लेके, शांति दूत के रूप में, तो कोई इनकी राजा का हाथ इनके ऊपर है। तो बातों को जो बोल रहे हैं ध्यान से समझ लेना, जवाब नहीं देना है, ना मानो ठीक है। और एक बेहतर कम्युनिकेटर या जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास तर्क की क्षमता है, उसकी बातों को बस ध्यान से 10 मिनट आप सुन लीजिए। कितना भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति है वो 10 मिनट में अपने आप कन्विंस हो जाएगा। रूसो ऐसा ही विचार था। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए, यहां पे हमें इससे मतलब था नहीं, लेकिन इसे समझाने के लिए, तो भारत के स्तर पे इंडिया फेडरेशन के कैरेक्टर और यूनिटरी के कैरेक्टर दोनों हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? सेंटर के पास। किसके पास? सेंटर के पास। यहां स्टेट भी है। स्टेट का अलग संविधान नहीं है, वही एक ही संविधान में, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में हमने राज्यों के लिए व्यवस्था कर दी। एक ही संविधान है, उसी में मैंने संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट केवल यूनियन के लिए, स्टेट लिस्ट केवल स्टेट के लिए, कंकरेंट लिस्ट दोनों के लिए। लेकिन दोनों में चलेगी किसकी? जिसके पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब कि कंकरेंट लिस्ट में जिसके पास अवशिष्ट शक्तियां हैं उसकी चल रही हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां सेंटर के पास हैं, और सेंटर के पास अवशिष्ट शक्तियां फेडरेशन में तो होती नहीं है, यूनिटरी में होती हैं। तो इसका मतलब हम पूरी तरीके से फेडरेशन तो है नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये चीज। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, स्टेट सूची, राज्य सूची। तो राज्य सूची पे राज्य अपना कानून बनाए, बनाना चाहिए कि नहीं? लेकिन अगर एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का मामला है और कानून यहां मोदी बना दिए, अब सब परेशान। ध्यान रखिएगा, किस लिए ऐसा किया गया? क्योंकि पता है भारत में इतनी विविधता है, भारत को एक रखने के लिए, भारत का विकास करने के लिए कभी ना कभी कठोर कानून हमें लाना पड़ेगा। हमें ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे कि कुछ राज्य नाराज होंगे, कुछ राज्य खुश होंगे, कभी कभी पूरी की पूरी जनता भी नाराज हो सकती है, और जब विकास उसके पास तक पहुंचेगा तब वो उसे रियलाइज करेगी। जैसे हमारे आपके माँ बाप जब हम छोटे रहते हैं स्कूल भेजते हैं, कोई स्कूल जाना चाहता है? नहीं जाना। टीवी देख रहे हैं तो पढ़ने का मन करता था, नहीं हम सीरियल देखेंगे, हम देखें, अच्छा नहीं लग रहा। अब मन में छोटा बच्चा भी होता है, मन में अपने माँ बाप को 2-4 गालियां तो दे ही देता है, भले वो बताए ना। कोई भी छोटा बच्चा, ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चे मन में बहुत कुछ बोलते हैं, बस सामने इसलिए नहीं बोलते कि जो शांति का पैगाम दे रहा है वो ताकतवर इतना है,
कि उसका विरोध करेंगे कि ये मुंह अगले दिन बोलने लायक रह नहीं जाएगा। तो फिर वो बात मानता है, फिर धीरे धीरे सोचता है, फिर वही बच्चा आगे चल के आपकी बात और आपके विचारों को, जो शांति का पैगाम दे रहे थे, पढ़ने की बात कर रहे थे, उसी को और आगे बढ़ाता है। तो शांति का पैगाम देने के लिए भी शक्ति का संसाधन होना जरूरी होता है। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं? यहां देखिए, एग्रीकल्चर राज्य का विषय है, तो राज्यों को क्या ये अधिकार दे दिया जाए कि आप केवल गेहूं ही आप बोइए, यूरिया डालो, पोटाश डालो, जो खाद डालना है डालो, जितना पैदा कर पाओ पैदा करो, लाके मंडियों में बेच दो और राज्य की जनता खाए, चाहे उसे कैंसर हो, पेट की बीमारी हो या जिस प्रकार की बीमारियां हो, इससे कोई मतलब नहीं। पंजाब में अगर 10 साल यही गेहूं की खेती हो जाए, वहां का पानी खत्म हो जाएगा, खत्म होने के स्तर पे आ गया। हरियाणा में यही कंडीशन है। मतलब इनको मैंने समझाया कि भाई गेहूं का मतलब ये नहीं केवल पानी दो, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा कम पानी से भी काम हो सकता है, लेकिन ये पानी लगाए चल दिए, रात में अपना घर पे सो रहे हैं, सुबह खेत भरा हुआ पानी बह रहा है। तो किसान का मतलब ये नहीं है हमने आपको बिजली फ्री में दे दिया तो आप मिसयूज करो। आपको मैंने गारंटी दे दिया कि जमीन से पानी जितना चाहो निकाल लो, तो इसका मतलब ये नहीं उस पानी को निकाल के मिसयूज करो। तो यहां पे राज्य यहां पे कानून नहीं बना सकता। क्यों नहीं? राज्य कानून बनाएगा तो राज्य में पॉलिटिकल विरोध ज्यादा होगा। सेंटर में जो सरकार आएगी, सेंटर में सरकार केवल एक राज्य से नहीं आती, सेंटर में कई राज्यों से सरकारें, जब हर सांसद तो हर राज्य से आते हैं ना, समझना इस बात को। तो भाई 10, 20, 50 सांसद नहीं भी आएंगे, सरकार अगर बेहतर मेजोरिटी से आगे जाए अपना, लेकिन सुधर जाएंगे तो यही फिर वोट देंगे, फिर ये करेंगे मोदी मोदी। अभी भले विरोध करें, मेरा देखो किसी पार्टी से मेरा संबंध है नहीं, बस ये समझाने के लिए मैं आपको बात बोल रहा हूं। अगर पंजाब में कुछ गांव तो ऐसे हैं वहां पे पानी रह ही नहीं गया है, पानी पीने लायक नहीं है। आज यहाँ की जो स्थिति है, ये स्थिति भी इसीलिए डेवलप हुई है। हरियाणा में जो स्थिति आ रही है, जो पानी कम हो रहा है, यही। तो अब देखिएगा, तो स्टेट लिस्ट पर भी सेंटर अपना कब्जा कर लेती है। इससे क्या होता है? इससे देश का विकास बाधित नहीं होता। राज्य के स्तर पर यहां पे कोई असुरक्षा की भावना आती है तो सेंटर यहां कूद पड़ता है। कभी कभी देखते होंगे ममता बनर्जी बोलती रहती हैं कि केंद्र सरकार ने यहां पे मिलिट्री भेज दी। सुना है कभी आपने? ममता बनर्जी बोलती हैं। तो क्या होता है मिलिट्री के स्तर पे, क्या होता है, एक उनका सिस्टम होता है, हर राज्यों में दौरा होता रहता है, ठीक है ना। तो ये डर जाते हैं, तो वो सुरक्षा के लिए होता रहता है। ये इसलिए भी होता है कि कोई राज्य अपने आप को देश से बड़ा ना मान ले, नहीं तो भाई अलग हो जाएंगे ना। हर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहता है। जैसे मायावती अगर मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, जब उनकी सत्ता जाने वाली थी तो यूपी को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड करके बता दिया ये इतने राज्य होने चाहिए, तो किसी न किसी राज्य की तो बन ही जाती। तो ये चीजें होती है। तो यहाँ पे इसीलिए सेंटर का कब्जा रहता है। राज्य कोई कानून बना रहा है, वो कानून तभी इंप्लीमेंट होगा जब यहाँ के गवर्नर साइन करेंगे, और गवर्नर देखता है कि उससे अगर राज्य की समरसता में, वहां की एकता अखंडता में और देश की सुरक्षा के लिहाज से अगर वो कानून अच्छा नहीं है तो उसको रख लेते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो इनडायरेक्ट में मालिक कौन है? सेंटर। ये जब चाहे राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं, राज्य की सीमा चेंज कर सकते हैं, बस राज्य को खत्म नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, समझ में? तो सेंटर किसके पास है? पावर सेंटर के पास। कोई नया टैक्स आ रहा है, मान लीजिए आगे चल के सरकार ने सोच लिया कि बच्चे बहुत कपड़ा चेंज करते रहते हैं, हम लगाएंगे फैशन टैक्स। आ सकता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा टैक्स? फैशन टैक्स। तो फैशन टैक्स जब भी आएगा, इसका नाम तो है नहीं कहीं पे, कहीं है ऐसा टैक्स? नहीं है। लेकिन अगर ये टैक्स आ गया तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? सेंटर के पास। ये टैक्स मिलेगा किसको? सेंटर को।
अब राज्य में सब लोग फैशन करेंगे। मान लीजिए महिलाओं को अपना बारात में जाना है तो अपना फैशन कर रही हैं, पुरुषों को बारात में जाना है तो फैशन कर रहे हैं, और लग गया है फैशन टैक्स, तो अपना 100 रुपए टैक्स देके आएंगे। उस टैक्स किसके पास आएगा? सेंटर के पास। ये समझ में आया? ये तो यहाँ ताकतवर सेंटर ही, और भारत में तो विशेष रूप से ऐसी स्थिति ये भी थी। देखो हमारे यहाँ ये जो भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहां किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और ना भारत ने किसी से समझौता किया है। पटेल ने राजाओं को एक बार बताया कि भाई साहब मान जाइए, चुनाव लड़िएगा, जीत जाओगे, कुछ दिन तक आपको पीली पर्स देंगे, आराम से घूमिएगा गाड़ी में, क्या दिक्कत है, राज्यसभा का सांसद बना देंगे, चुनाव नहीं जीत पाओगे, घूमिएगा। जो राजा माने उनकी कुछ इज्जत बची रही, जो नहीं माने सेना भेज दिए, अपने आप सही हो गए, विद्रोह करा दिए। क्योंकि नेता से उलझना ये अच्छी बात नहीं होती, और उस नेता से उलझना जो अंग्रेजों को भगाना जानता है, तो राजाओं को भगाना तो जानते ही थे, और राजाओं से भारत की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी थी, क्योंकि ये अंग्रेजों का ही पक्ष लेते थे। अंग्रेजों का पक्ष इसलिए लेते थे कम से कम राजा तो बने रहे, ध्यान रखिएगा। और जनता आजादी चाहती थी, और जनता स्वतंत्र होना चाहती थी। सबके दिमाग में ये आ गया था कि अंग्रेज दुश्मन है, और सबका बिजनेस धंधा सब चौपट हो गया था। अंग्रेज जुल्म भी करते थे, ये राजा के पास जाते थे तो ये राजा क्या कहते, भाई क्या करो, ये समझ में आया? इसीलिए, और भारत के राजाओं ने अगर साथ दिया है तो सबसे ज्यादा अंग्रेजों का ही साथ दिया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अगर लक्ष्मीबाई की श्रेणी में आती हैं तो उनका स्वार्थ कितना बड़ा था। जब उनके लड़के पर बात आई कि मैडम आप गोद नहीं ले सकती, तभी बनी लक्ष्मीबाई, नहीं तो इसके पहले तक बहू थी किसी घर की। तो ध्यान रखिएगा, रानी की लक्ष्मीबाई का इतिहास ठीक है, हमारे देश की महिला थी, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन स्थिति क्या थी, जब इनकी इज्जत पे हाथ पड़ी तब ये अपनी इज्जत को बचाने के लिए बनती हैं लक्ष्मीबाई। मतलब जब किसी पुलिस की महिला का पर्स छीन लिया जाए रास्ते में, तब फिर प्रशासन सख्त हो जाता है, लेकिन सामान्य महिलाओं का पर्स छीना जाए, उनसे छेड़खानी की जाए, तो प्रशासन चुपचाप बैठा रहता है। अभी एक केस आया था कि प्रधानमंत्री की पता नहीं कौन थी, उनका किसी ने छीन लिया, भतीजी बैग छीन लिया, अब पुलिस वाले ढूंढ के बैग दिए। मतलब अगर ऐसा है तो सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं। किसी नेता का कभी आपने सुना कि उसका बच्चा गायब हो गया या उसकी बेटी गायब हो गई, उसकी बेटी को ले जाके किसी कोठे पर बेच दिया गया, कभी आपने सुना? हम नहीं सुने। लेकिन सामान्य घरों की जब बेटियां गायब होती हैं तो आखिर कहां गायब हो जाती हैं, क्यों नहीं मिलती? इसका मतलब कि कोई ना कोई बात तो है, कुछ राजा अभी भी हैं, इन्हें सही करना है, तो ये ऐसे ही सही होंगे। सरकारें धीरे धीरे, लोकतंत्र में सुधार हो रहा है, भारत देश काफी हद तक सुधरा हुआ है, और एक समय ऐसा आएगा कि अगर एक मक्खी भी टिकरी गांव से अगर मूव करके मुंडका जाएगी तो सरकार को पता चल जाएगा कि ये किस जेनेटिक या किस डीएनए वाली मतलब मक्खी है और वहां गई है। ये आधार कार्ड इसीलिए बना हुआ है, ये धीरे धीरे आएगा, ध्यान रखिए। तो ये हमें समझ में आ गया। तो इंडिया हमारा क्वासी फेडरल है, ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियां सेंटर के पास हैं, राज्यों को हमने अलग ताकत दी हुई है, लेकिन जब मन पड़ता है लगा देते हैं इमरजेंसी, आपातकाल लगा देते हैं। ये समझ में आया? ये चीजें ध्यान में रखनी है। गवर्नर बैठा हुआ, राज्यों पर कौन बैठा है? गवर्नर। और गवर्नर किसके माध्यम से आता है? साहब के माध्यम से। जिसको चाहे वही गवर्नर, आपको चाहे तो आपको भी मोदी गवर्नर बना सकते हैं, आप गवर्नर बन गए तो मुख्यमंत्री को जिस हद तक चाहे परेशान कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। गवर्नर, इन्होंने संकेत दे दिया कि आपका काम, गवर्नर का काम करना कम है, इनको सही करना ज्यादा है,
तो इन्हीं को सही करेगा। और ये इनको सही करने पर आ गए तो विकास का कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी ये विकास के लिए कानून बनाएंगे जाएगा यहाँ ये रख देंगे, राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये कमी है ये कमी है, पास ही नहीं होगा। और जब तक ये साइन करेंगे नहीं तब तक हो नहीं सकता। भारत की संसद चाहे जितना बेहतर कानून बना दे, अगर राष्ट्रपति उस पर साइन ना करे तो कानून बनेगा नहीं, कानून बनेगा नहीं तो इंप्लीमेंट होगा नहीं। अध्यादेश पर भी अगर राष्ट्रपति साइन ना करे तो फिर होगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा, ये बात यहां तक क्लियर हुआ। आगे बढ़े तो हम क्या हैं, हमारे पास फेडरेशन के भी कैरेक्टर हैं और हमारे पास यूनिटरी के भी कैरेक्टर हैं। हमने राज्यों को इसलिए बनाया क्योंकि विविधता बहुत ज्यादा है। अगर बिहार के लोगों को लालू कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल कर लो, और कुछ समय तक तो लालू ही कंट्रोल कर सकते थे। बिहार के लोगों ने कहा कि हमको पक्की सड़क चाहिए, दिल्ली में पक्की सड़क है, लालू ने कहा देंगे, हम जरूर देंगे पक्की सड़क। कहानी सुनाई, कहे बताइए भाई बहनों, अगर आपकी भैंस पक्की सड़क पे चली और फिसल गई, टांग टूट गई, तो क्या करोगे? मैं बनवा दूं, कोई काम है आपके पास? और भैंस ही रोजगार का साधन है, और भैंस की टांग टूट गई तो दूध भी नहीं मिलेगा, भैंस का इलाज अलग से कराना पड़ेगा, और खरीदने में भी भैंस दिक्कत महंगी आती है। लोगों ने कहा हाँ सही है, फिर नहीं सही है, कच्ची ही ठीक है। तो नेता मतलब नेता का मतलब होता है कि उधर से गुस्साई हुई जनता आ रही है और इधर से ऐसा उसे आप कुल मिला के कन्विंस करो कि वो जनता फिर वापस लौट जाए। नोटबंदी में यही था। विपक्ष वालों ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, मोदी ने कहा वही चुईया ही तो है, सारा का पूरा अनाज खा जाती है, मुझे वही चुईया चाहिए था। अब जनता खुश, सही बात कह रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये देखो, इसीलिए अभी आपको एक क्वेश्चन देंगे, द ब्लड ऑफ द डेमोक्रेसी, व्हाट इज द ब्लड ऑफ द डेमोक्रेसी, सब आया हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पे आया हुआ है। ये बात समझ पाए ना? इसे ये मत समझिए कि सर कहानी सुना रहे हैं, टाइम तो पास नहीं कर रहे हैं, टाइम पास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, पहले हाँ एक चीज और जानना है, जब भी फेडरल की बात आए, फेडरल, एक कनाडा का नाम आपने सुना होगा और यूएसए, ठीक है ना? तो जब भी कनाडा रहे तो कनाडा को मानना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन तरीका यही है, अगर कनाडा है तो कनाडा को मानेंगे, और कनाडा नहीं है तो यूएसए को मानेंगे, और अगर दोनों हैं तो कनाडा को मानेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, क्वेश्चन आता है, लोग इसे गलत कर देते हैं। तो फेडरल सिस्टम कहां से लिया गया है? तो फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया है। कनाडा ना रहे तो कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया, ठीक है? आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को आप एकदम हल्के दिमाग से लेना, ये आपको सोचना ही नहीं है कि ये क्वेश्चन है। ये सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। रिजिडिटी पावर मैं लिख रहा हूं, रिजिडिटी पावर्स यहां पे लिखा है not mentioned in union, state,
concurrent list of the constitution are vested। इस vested का मतलब निहित है, उसमें है, ठीक है ना। are vested, फर्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकसभा। ये 2003, 2011 सीक्यू में आया क्वेश्चन। आइए इसका भी क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, अभी आएगा 7-8 क्वेश्चन है। रेजुडरी पावर नॉट मेंशन इन द यूनियन, ना तो यूनियन लिस्ट में मेंशन है, ना कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, ना स्टेट लिस्ट में मेंशन है। 3 लिस्ट है ना हमारे पास। तो आर वेस्टेड किसमें है वो चीजें, तो ये पावर किसके पास है, जो रेजुडरी पावर है। ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखो एग्जाम या सामान्य व्यवहार में मेन चीज होता है प्रश्न को समझना। प्रश्न आपके समझ में आ गया तो 50% वहीं पे सॉल्यूशन आ गया, टॉपिक को समझे हैं। तो यहां बोला जा रहा है रेजुडरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां वेस्टेड हैं, निहित हैं, दी गई हैं। मतलब किसके पास रेजुडरी पावर की ताकत है, ये चीज, ये समझ पाए आप। फिर ब्रैकेट में दिए हैं कि ये मेंशन नहीं है यूनियन में, स्टेट में, कंकरेंट में। कुछ लोग दिमाग भी तो मतलब लगा लेते हैं, यूनियन में मेंशन होगा तो ये पूरा बता दिए, ये भी मत समझो कि मेंशन है। अब बताओ, अब देखिए ध्यान से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास तो होगा ही नहीं, होगा यहां पे देखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होगा, सेंटर केंद्र के पास है। सेंटर का मतलब क्या समझते हैं, सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। मोदी गवर्नमेंट बहुत से कानून इसलिए पास नहीं करा पा रही, वो चाह रही है। ये बंगाल के स्तर पे मोदी जी क्यों एक्टिव है, इतना शौक नहीं लगा हुआ है। ठीक है 1-2 राज्य कोई और जीतता रहे, लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, तो कोई कोई कानून जल्दी पास नहीं हो पाता। समझ में आया, ठीक है। इसीलिए कुछ कानून कोरोना काल में इसीलिए पास करने पड़ते हैं कि कुछ लोग अपनी जान से डरेंगे, नहीं आएंगे, अपना काम करो चलो। अध्यादेश कभी कभी इसीलिए अचानक लाना पड़ता है कि बाद में एडजस्ट करेंगे, कुछ अपना बातचीत करके इस तरफ का टिकट इस तरफ करवा देंगे, चिंता मत करो, तो हो जाता है। मेरे कहने का मतलब कि संसद, और संसद में कौन आता है, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनाने का जो नेचर है उसे उन्होंने इंडिकेट किया नहीं, ध्यान रखिए। राष्ट्रपति भी संसद का अंग है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। जब कभी पूछा जाए तो ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे कौन होगा, राज्यसभा और लोकसभा, इसी में शक्तियां निहित हैं। केंद्रीय सेवाओं के लिए जब कभी कानून बनाया जाएगा तो राज्यसभा की सहमति जब तक नहीं होगी कानून बन ही नहीं सकता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए संविधान संशोधन के स्तर पे ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं बुलाया जा सकता। राज्यसभा से अलग बिल पास होना चाहिए, लोकसभा से अलग पास होना चाहिए, और राज्यों में आधे राज्य कम से कम सहमति दे, वो अलग होना चाहिए।
इंदिरा गांधी के स्तर पे जितने संविधान संशोधन हुए थे उतने आज तक नहीं हुए, क्योंकि इसमें ताकत, अभी हम मोदी सरकार है जरूर, लेकिन राज्यसभा में भी उतनी ताकत है नहीं जितनी होनी चाहिए ये चीज। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि संसद के पास होती, सेंटर के पास है, तो सेंटर में ये लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, तो ये आपका सही, केवल लोकसभा नहीं। क्वेश्चन कर लेंगे, आसान है कि नहीं? देखिए आप समझ लिए तो ये क्वेश्चन हवा है, और नहीं समझे तो क्वेश्चन आपको हवा कर देगा, ठीक है ना? यही होता है। मिटाने तो आप ये मत समझिए कि क्वेश्चन मैंने खुद बनाए, सब आए हुए क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ अधिकतर प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन में लेके आता हूँ, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बनते हैं उसे मैं पढ़ाते समय बता ही देता हूँ। आइए देखिए यहां पे कलर तुम्हें क्वेश्चन आया हुआ है LDC, लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछे? ड्यूअल सिटीजनशिप इज अ फीचर ऑफ, ड्यूअल सिटीजनशिप इज अ फीचर का मतलब क्या होता है? विशेषता। कहते हैं भाई इसमें कौन कौन सा फीचर है, विशेषता क्या क्या है? ड्यूअल सिटीजनशिप इज अ फीचर ऑफ, पहला है यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट किसमें होगा? ठीक है, ड्यूअल सिटीजनशिप इसी में कर लेंगे, कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रेजिडरी पावर, व्हाट आर द रेजिडरी पावर्स, ये क्वेश्चन है। अब इसमें जो पूछा गया है, पावर्स विच आर इन्यूमरेटेड enumerated in the state list, ये है powers which are the enumerated in the state list. Second है powers which are included in the union list, powers which are the included in the union list. यहां इसका मतलब है पावर विच आर, ठीक है ना? फिर इसके बाद पावर विच आर इन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट, पावर विच आर enumerated in the concurrent list. फिर है power which are not mentioned in any of the list. Power which are not mentioned in any of the list.
देखिए मेरे को भी नहीं आता लेकिन करना है, आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रोविंशियल सर्विसेज में भी आए हैं, स्टेट में भी, और एक आध बार शायद सीडीएस या उसमें भी आया हुआ है दोनों। देखिए क्या हो जाएगा, सी। समझ में आया? बताइए, कॉन्सेप्ट नहीं बोलना है, नहीं सर, करंट लिस्ट में क्यों सर ये सब नहीं आया? मेरे को तो लगता था कि सर इसमें आना चाहिए, बी या डी में सर। बी में ये भी सही है, यूनियन लिस्ट, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ध्यान से। इसीलिए गाना आप सुनते हैं हिंदी गाने, उसमें एक गाना है, इन्हीं लोगों ने छीना है दुपट्टा मेरा, ये कभी सुना है? तो कहने का मतलब है भौतिकवाद में भूलना नहीं है। क्वेश्चन बहुत बड़े हों, महफिल बहुत सजी हुई हो, कोई देखने में बहुत हैंडसम लगे, तो कभी हमें भूलना नहीं है, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे रहना है, जो लक्ष्य है उस पे पूरा दिमाग रहे। रिजिडरी पावर ध्यान रखिएगा, रिजिडरी पावर के बारे में यहां पावर्स विच आर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, जो लिखा गया है उसमें तो ये भी है, ये भी है। पिता ने का यहाँ डॉक्यूमेंट पे लिख दिया गया 10,000 रुपए इनको किराया मिलेगा, अब आपको 10,000 रुपए देना है। मालिक को कितना किराया मिलेगा? 10,000 रुपए किराया मिलेगा मकान का। लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि मालिक मकान को कितना आगे बढ़ा सकता है। अभी बाहर रहने, थोड़ी देर बाद आना है, 5 मिनट बाद। अब बैठा दो, अच्छा यहाँ पे पीछे बैठो, देखिएगा ध्यान से समझना है। तो ये तो नहीं लिखा गया है ना कि पिताजी किराया और कितना ले सकते हैं, 10,000 इस किराए वाले को देना है, ये लिखा गया है। फिर से समझिए इस चीज, अधिकार पिता का भी है, अधिकार बेटे का भी है। कोई यहां पे आ रहा है, इनके और इनके अधिकार लिखे हुए हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा आएगा, जो एक्स्ट्रा राइट आएगा, वो राइट किसको मिलेगा? लिखा नहीं है, लिखी हुई चीज मिल रही है, तो वो रेजुडरी पावर फिर है ही नहीं। अवशिष्ट शक्तियां मतलब बाकी जो आएगा सब मेरा है। यहां पे आधा आधा और बाकी आएगा तो मेरा। ये समझ में आया? इस्लाम धर्म से क्वेश्चन एक हिसाब से रिलेट करता है। इस्लाम धर्म में शादी होते समय एक मेहर राशि होती है, लिखित प्रस्ताव होता है कि जब हमारा तलाक होगा तो इनको हम इतना दे देंगे। और शादी करते समय कौन सोचता है कि तलाक होगा? कभी ऐसा होता है? दोस्ती करते समय कभी आप सोचते हैं कि कभी दुश्मनी भी होगी? नहीं, न दोस्त सोचता है न दोस्ती करने वाला सोचता है, लेकिन पता तो होता नहीं कब क्या हो जाए। तुम 10 यहाँ 10,000 लिख दिए। कुछ तो ऐसे होते हैं, यार छोड़ यार, कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की, रिश्ता तो चलेगा, 1 रुपया लिख दिए, लो अब तलाक होगा, पकड़ा देंगे 1 रुपया, जाके खाओ कम पर, दिमाग सही हो जाएगा। यहाँ पे रिजिडरी पावर किसके पास है? पुरुषों के पास। भारत को इसीलिए पुरुष प्रधान देश कहा जाता है। भारत के धर्म भी पुरुष प्रधान है। कभी पुरुषों की शादी हुई, कोई चिन्ह लगा कि पुरुष सिंदूर लगा के घूम रहे, भाई साहब की शादी हुई, पूछना पड़ता है भाई साहब शादी हुई है? हाँ हुई है। कुछ लोग बता देते हुई है, बताएं कि ना बताएं? नहीं अभी हुई नहीं हुई भाई साहब। लेकिन महिलाओं के स्तर पे पूछना ही नहीं है, देखे तुरंत पहचान गए। माथे पर सिंदूर, हाथों में कंगन और तामझाम, अपने आप पहचान लेंगे मैडम की शादी हुई। तो पुरुष प्रधान देश, अपनी नियत नहीं बताएंगे, लेकिन दूसरा कैसा है, कुछ ऐसा लगाओ कि पहचान पे। आइए सर आपकी हो गई नहीं हमारा मतलब हमारे पर ही निशाना मारना है। पावर विच आर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट,
मतलब ऐसा पावर जो कि स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है। तो लिखी हुई चीजें कभी अवशिष्ट शक्तियां होती ही नहीं। पावर विच आर इंक्लूड कर दी गई है यूनियन लिस्ट, नहीं। इंक्लूड का मतलब वही है इन्यूमरेटेड, संकेतित करना। इन्यूमरेटेड कंकरेंट लिस्ट नहीं होगा, वो तो दोनों के लिए हो गई। अवशिष्ट शक्तियां दोनों को मिल ही नहीं सकती। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो क्या कहते हैं, क्या नाम था, द्रौपदी नाम था, माँ बोल दे बेटा जो आए बांट लो। अब बेटे उतने समझदार तो है नहीं। नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द, देखो भाई अन्यथा नहीं लेना कि मैं ऐसे बता रहा हूँ। नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट, जो किसी लिस्ट में है ही नहीं, यही क्या है, यही रेजिडरी पावर है। यही है आंसर। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ ले, अभी मैं इसके बाद आईएएस का क्वेश्चन बता रहा हूं, उसे देखिएगा वो कितना आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो उस क्वेश्चन को अगर आप देख लिए तो फिर मतलब करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। एक चीज पहले सोचेंगे कि छोड़ दिया जाए तो सबसे बेहतर है। देखो प्राइवेटाइजेशन का यही महत्व होता है, जो पढ़ाता है मेहनत करके पढ़ाता है, और सरकारी टीचर होते हैं वो आधा सोते रहते हैं आधा पढ़ाते रहते हैं, ऐसा होता है नहीं। इसीलिए सरकारें आजकल प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे रही हैं। हमारे एक मित्र थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते कम थे, छुट्टी लेके अपना ट्यूशन पढ़ाया करते थे। 5,000 अपना दे दिए, किसी को काम चल रहा है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन सुनिएगा कि सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, इसी से मैंने आपको बताया है, देखिएगा। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में है। इंडिया ओनली, यूएसए ओनली, इंडिया एंड यूएसए बोथ, इंडिया एंड यूएसए बोथ, यूके ओनली, यूके ओनली। अब ये क्वेश्चन तभी बनेगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किस सन में बना है और किस दौर में बना है आप देखेंगे तो देश में इसकी बात चल रही है। कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं डालिएगा, उसका एक तर्क होता है, कारण कार्य संबंध। तो जुडिशियल रिव्यू कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? केवल इंडिया में कर रहा है, यूएसए में कर रहा है, यूएसए में तो कर ही रहा है, यहां भी कर रहा है, यूके में यहां कर रहा है, यहां तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। इंडिया में भी कर रहा है, यूएसए में भी कर रहा है, तो मतलब दोनों में कर रहा है। क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए में भी है, क्योंकि ये फेडरल है, और हमारे यहाँ यूनिटी और फेडरल, हम क्वासी फेडरल हैं, इसलिए हमारे यहाँ भी। बस समझे? तो ऑप्शन क्या होगा? कर लेंगे। सो इजी क्वेश्चन, देख रहे हैं। देखो इसे जो कोई पढ़ा नहीं है ना, वो देखने के बाद पसीना आ जाता है, होगा क्या इसमें। कुछ लोग तो यूएसए देखते हैं, सबसे अच्छा देश यूएसए ही लग रहा है, वही होगा वैसे, ठीक है ना। कोरोना के टाइम में अभी वहां पे मतलब बात आई थी, तो वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने बोला था कि हमारा काम संविधान की रक्षा करना है, ना कि राष्ट्रपति की रक्षा करना। मतलब संविधान की सर्वोच्चता इस हद तक है कि संविधान की रक्षा करना हमारा दायित्व है,
समझ रहे हैं? राष्ट्रपति ऊट पटांग बोल दे संसद में भीड़ घुस जाए पहली बार देखा गया अमेरिका में। डबल के लिया। ठीक है, आगे कल देखेंगे क्वेश्चन है। अब हमें क्वेश्चन ही करना है, इसमें है, ठीक है ना। और जैसे अब एक क्वेश्चन सुन लो आप, फेडरलिज्म इज नॉट अ प्रैक्टिकल इन इंडिया, असर्शन है, फिर रीजन है, इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट, ऐसे क्वेश्चन है। फिर अब जैसे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इन, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, powers have been clearly divided between the center and state। फिर ऐसे 4-5 ऑप्शन और हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और आईएएस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसे भी 2 क्वेश्चन है, कब देखिए।